आज हम कक्षा 12 का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अवकलन। अवकलन और समाकलन एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 12 के गणित में 50% सिलेबस को कवर करता है। ये मैथ में ही, इसके साथ साथ ये फिजिक्स में भी 25% सिलेबस में जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है उसको कवर करता है, अवकलन और समाकलन। देखिए, किसी एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष जब अपन अवकलन करते हैं तो समाकलन उसका उल्टा होता है। समाकलन का उल्टा अवकलन होता है, अर्थात अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आज हम अवकलन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यदि किसी चर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको हम d/dx के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि यहां हमारे पास किसी चर का अवकलन कर रहे हैं, किसी चर के सापेक्ष, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो नीचे x आ जाएगा हमारे पास। यदि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो नीचे dy आ जाएगा हमारे पास, और यदि z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो नीचे z आ जाएगा। अर्थात d/dx x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो, यदि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं किसी चर का तो d/dy, और यदि किसी चर का z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो d/dz द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी चर अन्य चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो जिस चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं वह चर नीचे आएगा, और जिस चर का अवकलन कर रहे हैं वह चर राशि ऊपर आएगी। तो अवकलन का एक प्रतीक है d/dx। सामान्यतः हमारे सिलेबस में d/dx के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि हमारे फलन ज्यादातर x और y में दिए गए होते हैं और उनमें y का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, तो d/dx के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। यदि कहीं उल्टा होता है, x का y के सापेक्ष करना पड़ता है, तो d/dy से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर वह चर आएगा जिसका अवकलन कर रहे हैं। यदि हम y का अवकलन कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा d के साथ y, और हम इसको पढ़ेंगे dy/dx। यदि हम x का y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा d के साथ x, और इसे हम पढ़ेंगे dx/dy। इसी प्रकार यदि x या y का किसी अन्य चर z के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो अगर x का करते हैं तो dx/dz आ जाएगा, y का करते हैं तो dy/dz आ जाएगा, क्योंकि यहां हम z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसी के साथ में हमारे सिलेबस में प्रथम कोटि का अवकलन भी है और द्वितीय कोटि का अवकलन है। यदि दिया गया फलन हमारा f(x) में दिया गया, अर्थात y के बराबर नहीं दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है, तो हमारा प्रथम कोटि का अवकलन f(x) के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात प्रथम कोटि के अवकलन का मतलब है एक बार अवकलन करने को प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं। यदि हमारा फलन y बराबर दिया गया हो तो हम इसे dy/dx के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हम यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हमारा फलन जब f(x) बराबर दिया गया हो तो हम उसे प्रथम कोटि के अवकलन के द्वारा f(x) प्रदर्शित करते हैं, और यदि हमारा फलन y बराबर दिया गया हो तो प्रथम कोटि के अवकलन के लिए dy/dx के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रथम कोटि के अवकलन को y1 और y' के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है, अर्थात एक बार अवकलन करने को y1 और y' के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। अब एक बार अवकलन करने के बाद में हमारे सिलेबस में दोबारा भी अवकलन करवाया गया है, जिसे द्वितीय कोटि का अवकलन कहा गया है। और द्वितीय कोटि के अवकलन का मतलब है एक बार अवकलन करने के बाद में जो आंसर आ रहे हैं उस आंसर का पुनः उसी चर के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो f(x) का पुनः अवकलन करने पर इसको f"(x) के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। यह द्वितीय कोटि के अवकलन का प्रतीक है। जब हमारा फलन y बराबर दिया गया हो
तो dy बाई dx एक बार अवकलन करने के बाद में पुनः अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए ऊपर d का स्क्वायर है, नीचे x का स्क्वायर है, परंतु हम इसको पढ़ेंगे ऊपर d2y d स्क्वायर y नहीं पढ़ेंगे, d2y अपॉन d x स्क्वायर पढ़ेंगे, नीचे x2 नहीं पढ़ेंगे, नीचे x स्क्वायर पढ़ेंगे। ये द्वितीय कोटि का अवकलन कहलाता है। और जब y1 हो प्रथम कोटि के अवकलन के लिए तो इसको y2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और y डैश हो तो इसको द्वितीय कोटि के अवकलन के लिए y डबल डैश प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हमारे पास अवकलन से संबंधित मानक फॉर्मूले जो इस प्रकार से है। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास d अपॉन dx x की होल पावर n बराबर सूत्र है n डॉट x की होल पावर n माइनस 1। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास x का यानी किसी भी चर की कोई पावर दी गई हो और उसी चर के सापेक्ष यदि हम अवकलन कर रहे हैं तो पावर को पहले ले लेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास x की पावर 3 का अवकलन करना है तो बहुत सीधा सा सूत्र है कि पावर जो है उसको पहले ले लीजिए और डॉट लगा दीजिए और पावर में से एक कम कर दीजिए, अर्थात 3 में से एक कम करेंगे तो यहां बचेगा x स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर प्राप्त हुआ हमें 3x स्क्वायर। x क्यूब का अवकलन करने पर 3x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, अर्थात सीधा सा सूत्र है कि पावर को पहले ले लीजिए और पावर में से एक कम कर दीजिए। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है d अपॉन dx, कोई भी कांस्टेंट राशि यदि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट राशि हो तो उसका अवकलन है शून्य प्राप्त होता है। जैसे हमारे पास 5 हो, 10 हो, 100 हो और इनका अवकलन करना है, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करना है d अपॉन dx 5 का, d अपॉन dx 10 का, d अपॉन dx 100 का, तो इन सब का अवकलन शून्य होता है, अर्थात चाहे संख्या कितनी ही बड़ी हो और चाहे कितनी ही छोटी हो उससे कोई परिवर्तन नहीं है। यदि हमारी संख्या कांस्टेंट है तो उसका अवकलन शून्य प्राप्त होगा। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास d अपॉन dx e की पावर x बराबर e की पावर x ज्यों का त्यों रहता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये अवकलन में नहीं समाकलन में भी e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही रहता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होता है, न अवकलन का होता है और न ही समाकलन का होता है। ये ज्यों का त्यों रहता है, चाहे अवकलन करो और चाहे समाकलन। चौथा फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास d अपॉन dx a की पावर x, इसके बराबर सूत्र है हमारे पास a की पावर x डॉट log e a, लॉगरिथम्स जिसको शॉर्ट में लिखते हैं LOG, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। log LOG के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं और g की नीचे वाले घुंडी के सामने एक छोटा सा लिखा होता है पैरों में e और g की ऊपर वाले घुंडी के सामने थोड़ी सी बड़ी आकृति में लिखा होता है a, अर्थात जरूरी नहीं है यहाँ e लिखा हो, अन्य कोई संख्या भी लिखी जा सकती है। यह लघुगणक का बेस कहलाता है, अर्थात आधार कहलाता है। और यहाँ जो संख्या लिखी हुई होती है जी की ऊपर वाले घुंडी के सामने, यह संख्या कहलाती है लघुगणक की। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु ये निश्चित है कि जब लोग को सूत्र के रूप में काम लेंगे तो उसका लघु जो बेस है वो ई ही होना चाहिए, अर्थात ई नहीं है तो हम उसे पहले ई के रूप में चेंज करेंगे और उसके बाद में सूत्र के रूप में काम में लेंगे। इसलिए यहाँ लघुगणक का जो बेस है वह ई है और संख्या ए है।
परंतु हमारी जो लॉगरिथम्स वाला लघुगणक की जो सारणी बनाई गई है वह सारणी log बेस 10 लेकर के बनाई हुई है, अर्थात आधार 10 लेकर के बनाई हुई है संपूर्ण सारणी। तो वहां log 10 लिया हुआ है और जब हम सूत्र रूप में काम में लेते हैं तो log e काम में लेते हैं। यदि किसी प्रश्नावली में किसी सवाल में कहीं यदि केवल log लिखा हुआ हो तो हम तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ इसका बेस साइलेंट है, जो लिखा हुआ नहीं है तो वह बेस e है। यदि कोई बेस नहीं लिखा हुआ हो और यदि कोई बेस लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है उसे हम तुरंत कैच कर लेंगे कि ई है या नहीं है। यदि ई नहीं है तो हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते और यदि ई है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हमारे पास log में भी 2-3 सूत्र आते हैं, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है log e m गुणा n, अर्थात दो संख्याएं गुणा के रूप में हो, 2 नहीं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी संख्याएं गुणा के रूप में हो तो सीधा सा फॉर्मूला है कि दोनों संख्याओं बेस वही सेम रहेगा और दोनों संख्याओं के साथ log अलग अलग लिखा जाएगा और बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, अर्थात उनको अलग अलग log के योग के रूप में लिख सकते हैं, लघुगणक के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। यदि हमारे पास यहाँ 3 संख्या होती तो आगे तीसरी संख्या प्लस लगा करके लिख देते, चौथी संख्या होती तो आगे प्लस लगा करके चौथी संख्या को अपन ऐड करते। यदि हमारे लघुगणक में l होगी, गुणा में संख्याएं न हो करके बटा में संख्याएं हो, m बटा n के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो तो भी सूत्र सीधा है, याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि log लगा दीजिए, ऊपर की संख्या पहले लिख दीजिए और यहाँ गुणा में प्लस लगाया था और जब बटा में हो तो माइनस लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए log n नीचे वाली संख्या। यहाँ देखिए मैंने यहाँ भी बेस काम में नहीं लिया है, यहाँ भी बेस काम में नहीं लिया और यहाँ भी बेस काम में नहीं लिया, अर्थात यहाँ तुरंत हमें सोच लेना चाहिए कि यहाँ बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बेस e है जो g की नीचे वाली ध्रुवी के सामने लिखा है। इसी प्रकार हमारे पास लघुगणक का तीसरा फॉर्मूला आ रहा है log m की पावर n, अर्थात पहला लघुगणक का सूत्र था 2 या 2 से अधिक संख्याएं गुणा के रूप में हो, दूसरा लघुगणक का सूत्र था कि 2 संख्याएं m बटा n के रूप में, अंश बटा हर के रूप में हो, और अब तीसरा फॉर्मूला आ रहा है कि जब संख्या के पावर में संख्या हो तो इसके बराबर होता है कि पावर को पहले ले लीजिए, n को पहले ले लीजिए, डॉट आगे जो का तो लिख दीजिए log n। यह log कि पावर का सूत्र है कि पावर को संख्या से किस प्रकार से नीचे लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये लघुगणक के 3 सूत्र हैं जो कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं, अवकलन का अगला सूत्र है हमारे पास d/dx log x बराबर होता है 1/x, अर्थात यहाँ बेस e होना चाहिए। यदि किसी लघुगणक का बेस e नहीं होगा यहाँ तो हम ये सूत्र नहीं लगा सकते, बेस e होगा तो ही हम ये सूत्र लगा सकते हैं, बेस e नहीं हो तो उसको ट्रांसफर करेंगे हम, सबसे पहले उसको बेस e के रूप में चेंज। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है d/dx, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमारे पास 6 है। सबसे पहली निष्पत्ति है sin x, दूसरी निष्पत्ति है हमारे पास cos x और तीसरी निष्पत्ति है हमारे पास tan x और चौथी निष्पत्ति है हमारे पास cot x। पांचवी निष्पत्ति है हमारे पास d/dx sec x और छठी निष्पत्ति है d/dx cos x। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं और इन 6 का अवकलन किस प्रकार से संभव है। सबसे पहला है sin x,
साइन एक्स का होता है कोस एक्स। दूसरी निष्पत्ति है कोस एक्स। कोस एक्स बराबर होता है साइन एक्स, और इससे पहले माइनस रख दिया जाता है, अर्थात कोस एक्स का अवकलन करते हैं तो होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा है हमारे पास टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और चौथा है हमारे पास कोट एक्स। कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसके पहले भी माइनस होता है, अर्थात कोट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास पांचवी निष्पत्ति आ रही है सेक एक्स। सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। दो निष्पत्तियों के गुणनफल के बराबर होता है, जो है सेक एक्स और टेन एक्स। अगला है हमारे पास लास्ट निष्पत्ति है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स भी दो निष्पत्तियों के गुणनफल के बराबर होता है, कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, और इसके पहले भी माइनस का निशान होता है, अर्थात यहां अब कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास 6 निष्पत्ति है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। पहली निष्पत्ति है साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। दूसरी निष्पत्ति कोस एक्स। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तीसरी टेन एक्स। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। चौथी है कोट एक्स। कोट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, और पांचवी है सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। अब यहां हमारे पास तीन निष्पत्तियां ऐसी हैं कि जिनका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और तीन निष्पत्तियां ऐसी हैं जिनका आंसर नेगेटिव आ रहा है। पहली निष्पत्ति पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव आ रही है, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव आ रही है, पांचवी पॉजिटिव, छठी नेगेटिव आ रही है। परंतु हो सकता है कि आपको लिखने में क्रम उल्टा सीधा हो जाए, तो पहली की जगह दूसरी लिखी जाए, दूसरी की जगह तीसरी लिखी जाए, तीसरी की जगह चौथी लिखी जाए, तो हमारा ऋण चिन्ह गायब हो सकता है, इस प्रकार से चेंज हो सकता है। परंतु एक सीधा सा समाधान है कि जिस निष्पत्ति का अवकलन कर रहे हैं और उस निष्पत्ति में CO शब्द लिखा हुआ है, चाहे वह निष्पत्ति कौन सी भी हो, यदि उसकी मीनिंग में CO शब्द आया हुआ है, इसका मतलब तुरंत सोच जाना चाहिए हमें कि जहां CO आया है वहां उसका अवकलन नेगेटिव लिखा जाएगा, उसके साथ ऋण चिन्ह आएगा। तो देखिए सबसे पहले S, साइन की मीनिंग हम SIN लिखते हैं, तो इसमें CO शब्द नहीं है, इसलिए इसका अवकलन पॉजिटिव है। दूसरी मीनिंग है हमारे पास, दूसरी निष्पत्ति है COS कोस, जिसमें CO शब्द आया, और CO शब्द आते ही इसका जो अवकलन है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है। तीसरी निष्पत्ति TAN है, TAN में CO शब्द नहीं है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव प्राप्त हुआ। चौथी निष्पत्ति COT है, जिसमें CO शब्द आया है, और CO शब्द में मीनिंग में CO शब्द आते ही इसका अवकलन भी ऋणात्मक प्राप्त होता है। पांचवी निष्पत्ति हमारे पास SEC सेक है, सेक में CO शब्द नहीं है, इसलिए इसका अवकलन भी पॉजिटिव प्राप्त होता है। और छठी निष्पत्ति है कोसेक COSEC, जिसमें भी CO शब्द प्राप्त होता है, और CO शब्द प्राप्त होते ही इसका भी अवकलन ऋणात्मक प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे पास 6 ये निष्पत्तियों के अवकलन के मानक सूत्र हैं। अब हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब है कि इनके अपोजिट, इनके विलोम निष्पत्तियां जिनको इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 6 निष्पत्ति त्रिकोणमितीय हैं, उनके अवकलन का मानक सूत्र निम्न प्रकार से है। पहला है d/dx साइन इनवर्स है, अर्थात ऊपर -1 लगाते हैं, जिसे गणित की परिभाषा में पढ़ते हैं इनवर्स। तो इस निष्पत्ति को पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, जो साइन की उल्टी है, साइन की अपोजिट है।
तो इस प्रकार से 6 निष्पत्तियों की 6 उल्टी निष्पत्तियां होती हैं। दूसरी है d/dx cos इनवर्स x, तीसरी है d/dx tan इनवर्स x और चौथी है d/dx cot इनवर्स x और पांचवी है d/dx sec इनवर्स x और छठी है d/dx cosec इनवर्स x। और इनके 6 के सूत्र निम्न प्रकार से हैं। sin इनवर्स x का अवकलन है 1/√1 माइनस x²। दूसरा है हमारे पास cos इनवर्स x। cos इनवर्स x में यही आंसर है, थोड़ा सा चेंज है 1/√1 माइनस x²। थोड़ा सा चेंज है कि इसके यहाँ प्लस है, इसके बाहर माइनस लगा देते हैं। तो cos इनवर्स x का सूत्र बन जाता है -1/√1 माइनस x²। sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों का सेम है, केवल चिन्ह चेंज है। इसी प्रकार tan और cot दोनों का सेम है, केवल चिन्ह चेंज है। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1/1 प्लस x²। साइन इनवर्स और cos इनवर्स दोनों में अंडर रूट है, जबकि tan इनवर्स और cot इनवर्स में अंडर रूट नहीं है। और जब cot इनवर्स x का सूत्र बनाएंगे तो वही सेम tan इनवर्स वाला है, केवल चिन्ह चेंज कर देंगे, अर्थात 1/1 प्लस x², इसके पहले माइनस लगा देंगे। तो cot इनवर्स x का फॉर्मूला बन गया -1/1 प्लस x²। अब हमारे पास पांचवी निष्पत्ति है d/dx sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास 1/, बाहर x है अंडर रूट, हमारे पास sin इनवर्स में था 1 माइनस x² और sec इनवर्स में इसका उल्टा कर दिया गया है, अर्थात इन दोनों अंकों की स्थिति चेंज कर दी गई है। अर्थात एक के स्थान पर x² को लाया गया है और x² के स्थान पर 1 को लाया गया है। तो ये बन गया x × x² - 1। और जो छठी निष्पत्ति है उसका फॉर्मूला सेम यही है, केवल चिन्ह चेंज है, अर्थात एक की जगह है -1/x√x² - 1। इस प्रकार से हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के सूत्र हैं, sin cos tan cot sec cosec, और 6 उनके प्रतिलोम हैं, sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cot इनवर्स sec इनवर्स और cosec इनवर्स। अब हमारे पास आ रहा है कि अब तक तो हमने केवल एक ही फलन का अवकलन करना सीखा है। यदि हमारे पास दो फलन एक साथ हो तो अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है d/dx फर्स्ट डॉट सेकंड, अर्थात हमारे पास एक फलन के साथ दूसरा फलन और है, फर्स्ट डॉट सेकंड, अर्थात दो फलन गुणा के रूप में हो तो अवकलन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास कि पहला जो फलन है उसको जो का त्यों लिख दीजिए, कोई चेंज मत कीजिए उसमें, और दूसरे फलन का अवकलन कर दीजिए d/dx सेकंड। अब आगे प्लस लगा दीजिए, जिसका हम अवकलन कर चुके हैं, जिस फलन का अवकलन कर चुके हैं, अर्थात हम यहाँ सेकंड फलन का अवकलन कर चुके हैं x के सापेक्ष, तो अब सेकंड फलन को जो का त्यों लिखिए, और जिस फलन का अवकलन नहीं किया है उस फलन को पहले लीजिए, अर्थात d/dx इनटू फर्स्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया d/dx फर्स्ट डॉट सेकंड बराबर फर्स्ट डॉट d/dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड डॉट d/dx फर्स्ट का अवकलन। यदि इसी प्रकार से हमारे पास दो नहीं यदि तीन फलन हो गुणा के रूप में d/dx फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट थर्ड, तो इनके लिए भी हमारे पास सूत्र है कि कोई भी दो फलन जो के त्यों लिखिए, फर्स्ट डॉट सेकंड जो का त्यों, और तीसरे का अवकलन कर दीजिए
d/dx डॉट थर्ड फलन हो जाएगा। अर्थात तीसरे का अवकलन करना है, दो को जो करके लिखना है। अब प्लस लगाइए, कोई भी जो दो लिखे हैं उन दो में से किसी एक का अवकलन करिए और तीसरे को इनके साथ बाहर ले आइए, तो हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट डॉट थर्ड और दूसरे का अवकलन कर दीजिए। अब हमारे पास तीसरे का यहाँ अवकलन कर दिया, दूसरे का यहाँ अवकलन कर दिया। अब हमारे पास बचा फर्स्ट फलन, तो प्लस लगा करके जिनका अवकलन हो चुका है सेकंड डॉट थर्ड इनको बाहर ले लीजिए और जिसका अवकलन नहीं हुआ है उसका अवकलन कर दीजिए, तो हमारे पास आ गया सेकंड डॉट थर्ड और फर्स्ट का अवकलन। इस प्रकार से यह फॉर्मूला है जब तीन फलन हमारे पास गुणा के रूप में हो, फर्स्ट डॉट सेकंड डॉट थर्ड, और यह फॉर्मूला जब है जब हमारे पास दो फलन गुणा के रूप में हो। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास गुणा के रूप में हो, यदि हमारे पास दिए गए फलन बटा के अंश बटा हर के रूप में भी हो सकते हैं, भिन्न के रूप में भी हो सकते हैं, d/dx फर्स्ट बटा सेकंड के रूप में भी हो सकते हैं। तो इसके बराबर हमारे पास फॉर्मूला है अवकलन करने के लिए कि जो सेकंड है उसको जो का त्यों लिख दीजिए, डॉट फर्स्ट का अवकलन करिए d/dx इंटू फर्स्ट। अब जहां फर्स्ट डॉट सेकंड के सूत्र की बात कर रहे थे वहां प्लस आया था, यहां फर्स्ट बटा सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहां प्लस की जगह माइनस आएगा। और पहले फलन का अवकलन कर दिया, अब फर्स्ट फलन जो का तो और सेकंड फलन का अवकलन करना है डॉट सेकंड, और होल बटा में कंप्लीट बटा में दोनों पदों के नीचे जो नीचे हर में जो फलन है सेकंड उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये सूत्र है फर्स्ट बटा सेकंड दिया गया फलन, दो फलन भिन्न के रूप में दिए गए। तो आज हमने अवकलन का टॉपिक पढ़ा और अवकलन के टॉपिक में अवकलन को किस प्रकार से किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उसके मानक सूत्र कौन कौन से हैं, आज केवल यही समाप्त कर रहे हैं। और कल अवकलन किस प्रकार से किया जाता है